हेलो स्टूडेंट्स, डिफरेंशियबिलिटी का ये 18वां वीडियो है और डिफरेंशियबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन का तीसरा। इसमें हम एनालिटिसिटी डिस्कस करेंगे। फंक्शन किसी पॉइंट पर एनालिटिक कब होगा, फंक्शन किसी डोमेन में एनालिटिक कब होगा। तो शुरू करते हैं हम। एनालिटिसिटी एट ए पॉइंट, एट अ पॉइंट, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है एनालिटिक होने का। अ फंक्शन एफ ऑफ जेड is said to be analytic at z naught if it is differentiable in some, किसी, यहाँ सम का मतलब है किसी नेबरहुड ऑफ जेड नॉट। किसी पॉइंट पर एनालिटिक तब होगा फंक्शन जब उस पॉइंट के किसी भी नेबरहुड में डिफरेंशिएबल हो। यानी कोई भी ऐसा नेबरहुड उस पॉइंट का एग्जिस्ट करे जिसमें फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, जिसके हर पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल हो। अब इसको खूब बढ़िया से आप भाव निकालिए और भावार्थ को दिमाग में बैठा लीजिए। कितनी बढ़िया सा भाव निकलता है इसमें से। किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होना माने उस पॉइंट पर एक खास लिमिट होती है, वो एग्जिस्ट करे। लेकिन उस पॉइंट पर एनालिटिक होने का मतलब क्या है कि उस पॉइंट के किसी भी नेबरहुड में डिफरेंशिएबल हो जाए। अब नेबरहुड का मतलब एक डोमेन बन गया ना छोटा सा। ये कम्युनिटी फीलिंग है, इसके अंदर सामुदायिकता का भाव है। डिफरेंशिएबिलिटी जब सामुदायिक हो जाए तब एनालिटिसिटी की बात उठती है। यही इसका मतलब है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ये भावार्थ। अब कॉम्प्लेक्स प्लेन में, यानी आर्गंड प्लेन में, यानी उस 2 डायमेंशनल प्लेन में जिसमें हम कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री पढ़ते हैं, किसी पॉइंट के नेबरहुड का क्या अभिप्राय है मैं लिख रहा हूं। नेबरहुड of a point z naught comma in the argand plane, आर्गंड प्लेन माने वो 2 डायमेंशनल प्लेन जिसमें कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री पढ़ी जाती है, कामा इज एन ओपन डिस्क मॉड जेड माइनस जेड नॉट लेस देन डेल्टा। मॉड जेड माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू डेल्टा। आपको ये पता होना चाहिए कि ये सर्किल को रिप्रेजेंट करने वाला इक्वेशन है, उस सर्किल का जिसका सेंटर जेड नॉट है और जिसका रेडियस डेल्टा है। लेकिन अब लेस देन कर दिए ना, तो डेल्टा के बराबर तो हुआ नहीं, तो बाउंड्री के पॉइंट सब एक्सक्लूड हो जाएंगे, अंदर के सारे पॉइंट्स होंगे, तो पूरा डिस्क इसीलिए तो कहा जा रहा है ओपन वर्ड, इसलिए क्योंकि बाउंड्री पॉइंट्स हम एक्सक्लूड कर रहे हैं। बाउंड्री पॉइंट इंक्लूड कर लेंगे तो क्लोज्ड डिस्क हो जाएगा। ये यानी कोई पॉइंट है जेड नॉट, इस पॉइंट पर फंक्शन एनालिटिक तब कहा जाएगा जब इस पॉइंट पर सेंटर्ड एक कोई भी ओपन डिस्क ऐसा एग्जिस्ट करे, कितना भी रेडियस वाला, चाहे वो रेडियस छोटा हो चाहे बड़ा हो, एक ओपन डिस्क ऐसा एग्जिस्ट करे जिसमें फंक्शन डिफरेंशिएबल हो। इस पूरे ओपन डिस्क में फंक्शन डिफरेंशिएबल हो। ओपन डिस्क में फंक्शन डिफरेंशिएबल हो यानी ओपन डिस्क के हर पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल हो। अगर इस ओपन डिस्क के किसी भी पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा तो इस पॉइंट पर जो इस ओपन डिस्क का सेंटर है उस पर फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। तो एक बात ये भी सामने आ रही है कि यदि जेड नॉट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो हम ये नहीं कह सकते ना
कि फंक्शन इस पूरे ओपन डिस्क में डिफरेंशिएबल है, ठीक ना, तो बात कट जाएगी। इफ एफ ऑफ जेड इज नॉट डिफरेंशिएबल एट जेड नॉट, देन एफ ऑफ जेड इज नॉट एनालिटिक एट जेड नॉट। ये बात समझ लीजिए खूब बढ़िया से। जेड नॉट पे फंक्शन एनालिटिक तब कहलाएगा जब जेड नॉट पर सेंटर्ड किसी भी ओपन डिस्क में फंक्शन डिफरेंशिएबल हो। ओपन डिस्क में डिफरेंशिएबल हो माने इसके हर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल हो। अगर किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है तो बात कट जाएगी। मान लो इसके सेंटर पे ही डिफरेंशिएबल नहीं है तो फिर एनालिटिसिटी कैसे होगी? ये है एनालिटिसिटी का भाव, जो कि बहुत अच्छा लगता है मुझे। कम्युनिटी फीलिंग इसमें आती है। डिफरेंशिएबिलिटी जब कम्युनिटी फीलिंग अपने अंदर सन्निहित कर ले, इंक्लूड कर ले, तब एनालिटिसिटी की बात उठती है। किसी भी पॉइंट पर फंक्शन एनालिटिक तब कहलाएगा जब उस पॉइंट के किसी भी एक नेबरहुड में फंक्शन डिफरेंशिएबल हो। पॉइंट का नेबरहुड माने उस पॉइंट पर सेंटर्ड ओपन डिस्क। तो 2-3 बार खूब पढ़िए, जैसे मैं समझा रहा हूं वैसे समझने की चेष्टा करिए, भावार्थ निकालिए। और अब हम आगे बढ़ते हैं। एनालिटिसिटी इन अ डोमेन। एनालिटिसिटी इन अ डोमेन f of z is said to be analytic in a domain D if it is regular in D, that is if it is differentiable in D। हाँ, पूरे डोमेन में अगर डिफरेंशिएबल है तो पूरे डोमेन में एनालिटिक होगा। अब इसमें भावार्थ छिपा हुआ है ना। एफ ऑफ जेड किसी डोमेन डी में एनालिटिक तब होगा जब डोमेन के हर पॉइंट पर एनालिटिक हो। अब हर पॉइंट पर एनालिटिक होने का मतलब क्या है? वही जो अभी आपको हम पढ़ाए थे, पॉइंट पर एनालिटिसिटी का भाव, कि हर पॉइंट पर सेंटर्ड एक ओपन डिस्क ऐसे एग्जिस्ट करे जिसमें फंक्शन डिफरेंशिएबल हो। अब डोमेन के हर पॉइंट पर सेंटर्ड, डोमेन के हर पॉइंट पर सेंटर्ड, पूरा डोमेन कवर हो जा रहा है ना। डोमेन के हर पॉइंट पर सेंटर्ड एक ऐसा ओपन डिस्क एग्जिस्ट करे जिसमें फंक्शन डिफरेंशिएबल हो। थोड़ा सा फील करिए मैच्योरिटी के साथ। इसमें यह भाव छिपा हुआ है कि डोमेन के हर पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, यानी डोमेन में डिफरेंशिएबल हो, यानी कि डोमेन में रेगुलर हो। तो डोमेन की एनालिटिसिटी ये है, पॉइंट की एनालिटिसिटी मैंने आपको बताया था। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेसेसरी कंडीशन फॉर एनालिटिसिटी। Necessary condition for analyticity. Truth of CR equations, Cauchy-Riemann equations. Truth of CR equations is the necessary condition for analyticity. In other words,
if f of z is analytic in a domain D, then Cauchy-Riemann equations are satisfied in D। आइए इसको प्रूफ करें। इसका प्रूफ हम जब लिखेंगे तो आपको लगेगा ये तो हम जानते ही थे। इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होता, ये भी ध्यान रखिएगा, और इसके कंट्रापोजिटिव पर भी विचार कर लीजिए। फंक्शन एनालिटिक है तो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाइड होंगे, अगर सी आर इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं है तो फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। तो एनालिटिक न होने का एक क्राइटेरियन आपको समझ में आ गया होगा। प्रूफ, let W equal to f of z be analytic in a domain D, then by definition W equal to f of z is regular, that is differentiable in D। Thus, the limit dw upon dz equal to limit delta z tends to 0, delta w upon delta z exists in D and is independent। लिमिट है ना, ये एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब पाथ चोजन पर निर्भर नहीं करेगा। एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ चोजन। It means that it would mean that dw upon dz on the path x equal to 0 equal to dw upon dz on the path y equal to 0. Now on the path x equal to 0, dw upon dz equal to limit delta z tends to 0, delta w upon delta z। हाँ, इस पाथ पे देखो z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, अब ये हो जाएगा x 0 रखने पर आई वाई कामा डेल्टा z इक्वल टू हो जाएगा आई डेल्टा वाई। ठीक, फिर यहाँ लिख दीजिए देयरफॉर, ऐसा अकॉर्डिंग टू दिस इसको कन्वर्ट करें। डेल्टा जेड की जगह हम लिख दें आई डेल्टा वाई टेंस टू 0, माने डेल्टा वाई टेंस टू 0, लिमिट डेल्टा वाई टेंस टू 0, डेल्टा डब्ल्यू अपॉन आई डेल्टा वाई इक्वल्स टू 1 अपॉन आई, लिमिट डेल्टा वाई टेंस टू 0, डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा वाई, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन आई, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई, पार्शियल डेरिवेटिव। क्यों डेल लिखा गया, डी नहीं लिखा गया, सब पिछले वीडियो में आपको समझा चुके हैं, वही बात क्या बार बार रिपीट करें। ऑन द पाथ y इक्वल टू 0, इसकी नंबरिंग करना 1, z जो कि x प्लस आई वाई होता है, y बराबर 0 होने पर ये x हो जाएगा, और डेल्टा z
डेल्टा एक्स हो जाएगा। देयरफॉर डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड इक्वल टू लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0 डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा जेड। डेल्टा जेड की जगह डेल्टा एक्स कर दो, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा एक्स एंड दिस इज नथिंग बट डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स या डेबा डब्ल्यू अपॉन डेबा एक्स। नंबर 2 फ्रॉम 1 and 2 दोनों को इक्वेट करिए, W की जगह U प्लस आई भी रखिए, CR इक्वेशंस मिल जाएंगे। फ्रॉम 1 and 2 1 अपॉन आयोटा डेल अपॉन डेल वाई W यानी कि U प्लस आई भी इक्वल्स टू डेल अपॉन डेल एक्स U plus IB implies that del U upon del Y plus iota del V upon del Y, इस आयोटा को इधर कर दें, इक्वल्स टू डेल यू अपॉन डेल एक्स आयोटा से गुणा कर देना इधर और फिर माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स वी हैव del u upon del x equals to del v upon del y and del u upon del y equals to minus del v upon del x, that is ux equal to vy and uy equal to minus vx। Thus, U and V satisfy CR equations in the domain D. Contrapositive जब भी कोई थ्योरम होता है तो हम कंट्रापोजिटिव की चर्चा करते हैं। मान लो कोई स्टेटमेंट है P जो स्टेटमेंट Q को इम्प्लाई करता है, यह एक स्टेटमेंट है P इम्प्लाइज Q, तो इसका कंट्रापोजिटिव होगा निगेशन Q इम्प्लाइज निगेशन P। ये दोनों स्टेटमेंट टाटोलॉजिकली इक्विवेलेंट होते हैं, यानी कि इनकी ट्रूथ वैल्यू एक ही होती है, यानी कि अगर ये सत्य है तो ये भी सत्य है। तो अभी आपने क्या पढ़ा कि फंक्शन यदि एनालिटिक हो तो CR इक्वेशन सेटिस्फाइड होंगे। अब CR इक्वेशन यदि सेटिस्फाइड नहीं होंगे तो फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। इफ CR इक्वेशंस आर नॉट सेटिस्फाइड इन D, then f of z is not analytic in D। दूसरी टिप्पणी कन्वर्स P implies Q का कन्वर्स क्या होगा, Q implies P। तो इस थ्योरम में हम बताने जा रहे हैं कन्वर्स ट्रू नहीं होता है, Q P को इम्प्लाई करे जरूरी नहीं है। कन्वर्स इज नॉट ट्रू, converse is not true। Let us consider the function f of z equal to mod xy whole to the power 1 by 2। देन f of z माने u प्लस आई वी इक्वल टू मॉड एक्स वाई होल टू द पावर 1 by 2। दिस implies that u of x y equal to mod x y whole to the power 1 by 2 and v of x y
इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट कुछ नहीं है। नंबर 1, नाउ ux एट 0 0 इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, u 0 प्लस h कामा 0 माइनस u 0 0 अपॉन h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, u h 0 माइनस u 0 0 अपॉन h इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0। अब देखो u की वैल्यू x आर्गूमेंट या y आर्गूमेंट में कोई भी 0 हो जाए तो u की वैल्यू 0 होगी ना, देखो क्योंकि x इंटू वाई है ना, तो ये हो गया 0 माइनस 0 अपॉन h, और इसकी वैल्यू कितनी होगी 0, लिमिट h टेंस टू 0 0। अब इस 0 में h इक्वल टू 0 रखिएगा तो लिमिट आ गई 0। इसी प्रकार से यू वाई एट 0 0 इक्वल टू लिमिट k टेंस टू 0, u 0 कामा 0 प्लस k माइनस u 0 0 अपॉन k इक्वल्स टू लिमिट k टेंस टू 0, u एट 0 k माइनस u 0 0 अपॉन k इक्वल्स टू लिमिट k टेंस टू 0, 0 माइनस 0 अपॉन k इक्वल्स टू लिमिट k टेंस टू 0 0 इक्वल्स टू 0। अब v चूंकि 0 है इसलिए v के डेरिवेटिव्स भी 0 होंगे। vx एट 0 0 इक्वल्स टू 0, vy एट 0 0 इक्वल टू 0। देयरफॉर ux एट 0 0 इक्वल टू vy एट 0 0 एंड uy एट 0 0 इक्वल टू माइनस vx एट 0 0। ऐसा तो हम लिख ही सकते हैं क्योंकि vx एट 0 0 0 है तो माइनस 0 बराबर 0, यानी कि 0 0 पर कॉसी रीमा इक्वेशंस सेटिस्फाइड है एंड सो CR इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड एट 0 0। लेकिन 0 0 पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, इसलिए एनालिटिक भी नहीं होगा। हम ये दिखा रहे हैं किसी पॉइंट पर फंक्शन के रियल और इमेजिनरी पार्ट्स u और v CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, लेकिन उस पॉइंट पर फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। नाउ f dash 0 इक्वल टू लिमिट z टेंस टू 0, f ऑफ z माइनस f ऑफ 0 अपॉन z माइनस 0 इक्वल टू लिमिट z टेंस टू 0, f ऑफ z अपॉन z, क्योंकि f ऑफ 0 की वैल्यू 0 आएगी ना, इक्वल्स टू f ऑफ 0 माने z बराबर 0 पर फंक्शन की वैल्यू, z बराबर 0 माने x भी 0 y भी 0, तो फंक्शन 0 हो जाएगा। लिमिट ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई टेंस टू ऑर्डर्ड पेयर 0 0, f ऑफ z इज मॉड एक्स वाई होल टू द पावर 1/2 अपॉन z माने x प्लस आई वाई। ये 2 वेरिएबल फंक्शन की साइमल्टेनियस लिमिट है। अभी हम देखेंगे कि ये पाथ चोजन पर निर्भर कर जाएगी, डिपेंड कर जाएगी ऑन द पाथ y इक्वल टू mx, f dash 0 इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 मॉड x इंटू mx होल टू द पावर 1/2 अपॉन x प्लस आई mx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 मॉड m होल टू द पावर 1/2 अपॉन 1 प्लस आई m इक्वल टू मॉड m अंडर रूट अपॉन 1 प्लस आई m विच डिपेंड्स ऑन m।
यानी कि पाथ पर ये निर्भर करेगा। सिंस above limit depends on the path chosen, depends on the path chosen, therefore it does not exist, therefore it does not exist, and so f of z is not differentiable, या यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दें, इसके बाद लिख दीजिए thus f of z is not differentiable and hence not analytic। ये जो पहला डेफिनेशन हम लिखे थे उस पर आपको बताया गया था कि यदि जेड नॉट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो एनालिटिक भी नहीं होगा, एंड हेंस नॉट एनालिटिक, एंड हेंस नॉट एनालिटिक एट 0 0। ये कन्वर्स इज नॉट ट्रू हमने बता दिया कि 0 0 पर सी आर इक्वेशन सेटिस्फाइड है, लेकिन 0 0 पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है। इसके बाद एक एग्जाम्पल सीधा सीधा सपाट, टू शो दैट द फंक्शन f of z equal to curly bracket x y square into x plus I y upon x square plus y to the power 4 when z not equal to 0 0 when z equal to 0 is not analytic at 0 0 is not analytic at 0 0। हमें ये प्रूव करना है कि ये 0 0 पर एनालिटिक नहीं है। इसके लिए हम दिखा देंगे कि 0 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। अगर किसी पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल ना हो तो एनालिटिक होने का सवाल ही नहीं उठता है। बाय डेफिनेशन इट इज क्लियर। देखिए, तो z इक्वल टू 0 पे हम डेरिवेटिव निकालने जा रहे हैं, एफ डैश 0 विच इज बाय डेफिनेशन लिमिट z टेंस टू 0 f of z minus f of 0 upon z minus 0, f of 0 is given to be 0 equals to limit z tends to 0 f of z upon z, since f of 0 equal to 0 given। अब इसको हम साइमल्टेनियस लिमिट में चेंज कर रहे हैं। लिमिट ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई टेंस टू ऑर्डर्ड पेयर 0 0 1 अपॉन z यानी x प्लस आई वाई, और फिर f ऑफ z बने एक्स वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस आई वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई टू दी पावर 4। तो ये x प्लस आई वाई कैंसिल हो गया। दिस इज इक्वल टू लिमिट ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई टेंस टू ऑर्डर्ड पेयर 0 0 एक्स वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई टू दी पावर 4। ये आ गया टू वेरिएबल फंक्शन का साइमल्टेनियस लिमिट। समझ में आ रहा ना ये? इसीलिए इसको हम इस प्लेलिस्ट में पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये टू वेरिएबल फंक्शन के लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी से जुड़ी हुई चीजें। ऑन द पाथ y square equal to mx, f dash 0 equal to limit x tends to 0 x into y square माने mx अपॉन x स्क्वायर प्लस y टू दी पावर 4 माने m स्क्वायर x स्क्वायर। तो x स्क्वायर ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा,
इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 m upon 1 plus m square. This is independent of x, so limit will be m upon 1 plus m square, which depends on m. Which depends on m. चूंकि लिमिट पाथ पर निर्भर कर गई इसलिए ये एग्जिस्ट नहीं करेगी. Since the above limit depends on the path chosen, therefore it does not exist. Therefore it doesn't exist. Thus एवरेज जीरो एग्जिस्ट नहीं करेगा का मतलब है एफ ऑफ जेड जेड इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है. दस एफ ऑफ जेड इज नॉट डिफरेंशिएबल एंड हेंस नॉट एनालिटिक एट z इक्वल टू 0. यही था ये सब. हर ढंग के हम एग्जाम्पल्स आपको बताते चल रहे हैं. इसके बाद सफिशिएंट कंडीशन हम लोग पढ़ेंगे जिसका प्रूफ बहुत ही बढ़िया होगा. उसमें 2 वेरिएबल फंक्शन के डिफरेंशिएबिलिटी का कंसेप्ट इन्वॉल्व होगा. वीडियो को लाइक करिए. थैंक यू.